10वीं कक्षा के बच्चे, हाउ आर यू ऑल। दोस्तों आप लोग कैसे हैं, नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों ये जो लेक्चर होने वाला है ये पूरी तरीके से आपका जो 5 गो मॉडल पेपर्स आया हुआ है कक्षा 10वीं के लिए, ठीक है। साइंस का मैं बात कर रहा हूँ। उसमें जो पहला सेट है, पहला सेट उसका मैं कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। ये वीडियो आप लोग अंत तक देख लीजिएगा। इसमें आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला है, देख लीजिए। इसमें आपका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है, टेंशन की कोई बात नहीं है। कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए, 1 महीने का टाइम बचा हुआ है अभी भी एग्जाम के लिए। तो गाइज आप लोग अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आपको दावा के साथ बोल सकता हूँ कि अगर आप लोग ये 5 मॉडल सेट को क्लियर कर लेते हो तो दोस्तों आप लोग एग्जाम में जो है अच्छे मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। इसी भरोसे के साथ चलिए शुरू करते हैं इस विशेष वीडियो को। इससे पहले गाइज अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो अगला सेट जैसे मैं डालूँ अपने यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आप लोग तुरंत जो नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए भाई तुरंत, है ना। और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, 10वीं कक्षा के बच्चे अपने दोस्त को शेयर कर दीजिए, ग्रुप्स में शेयर कीजिए, हर जगह शेयर कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। चलो अब जो मैं आप सबके लिए मदद के लिए बराबर हाजिर हूँ। और अगर आप लोग ये पीडीएफ का लिंक चाहते हो, पीडीएफ चाहते हो तो गाइस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, मैं आपको सेंड कर दूंगा, टेंशन नहीं की बात, कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस विशेष अपडेट को। देखिए तो बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आ रहे हैं, घबराओ मत, इसका सोल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट्स आ रहे हैं, सिंपली सवाल का आपको फोटो खींचना है, क्रॉप करना है और एकदम सॉल्यूशन मिलेगा 10 सेकंड के अंदर, वो भी बिल्कुल फ्री में। अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी, चाहे आपका क्लास 6ठी से 12वीं तक का हो, या आईआईटी जेई नीट का हो, या फिर दोस्तों सीबीएसई यूपी बिहार और भी अलग स्टेट बोर्ड का हो। सबका जो इंस्टेंट सॉल्यूशन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस के साथ आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही दोस्तों डाउटनेट पर चल रही है 9th से 12th आईआईटी जेई नीट की डेली लाइव क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर दोस्तों देश के सभी राज्यों के जो है बच्चे उन्होंने लाया रैंक 1। दोस्तों अभी डाउटनेट करें, डाउटनेट ऐप को डाउनलोड कीजिए गूगल। देखिए साइंस क्लास 10th मॉडल सेट पेपर 1 2021-2022 टर्म 2 के लिए, ठीक है, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा मार्च के एंड में हो गई। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दोस्तों यहाँ पर 5 प्रश्नों के उत्तर देना है, बट जो है मैंने जो है 7 के सातों बनाया। देखिए विद्युत आवेश का एसआई मात्रक लिखिए, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना विद्युत आवेश होता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए विद्युत आवेश का जो है यहाँ पर एसआई मात्रक लिखना है, एसआई यूनिट लिखना है। तो होता है क्या विद्युत आवेश का एसआई यूनिट आपको पता है, कूलम्ब होता है, कूलम्ब होता है, ठीक है, जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं, कूलम्ब, ठीक है। अब देखिए यहाँ सेकंड क्वेश्चन क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना विद्युत आवेश होता है। दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन पर आपको देखो विद्युत आवेश कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब होता है। आवेश को हम लोग इंग्लिश से क्या बोलेंगे, चार्ज बोलेंगे, ठीक है, विद्युत चार्ज है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज। एक इलेक्ट्रिक चार्ज में कितना, एक इलेक्ट्रॉन में कितना इलेक्ट्रिक चार्ज रहता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब। तो ये बात आपको दिमाग में बैठा लेना है, तुरंत अभी नोट डाउन कीजिए। अगला क्वेश्चन चलिए पढ़ते हैं। देखिए वोल्ट मीटर का प्रयोग कौन सी भौतिक राशि मापने में की जाती है। दोस्तों यहाँ पर बताना है कि वोल्ट मीटर का जो प्रयोग है वो किसके लिए हम लोग करते हैं, कौन सा फिजिकल जो है क्वांटिटी के लिए मापने के लिए करते हैं। इसे विद्युत परिपथ में किस तरह संयोजित किया जाता है, चलिए इसको हम लोग ध्यान से आंसर देखते हैं। वोल्ट मीटर का प्रयोग जो दोस्तों उसे विद्युत विभव को मापने के लिए किया जाता है, विद्युत विभव को मापने के लिए किया जाता है। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में पार्श्व क्रम यानी कि समांतर क्रम, ठीक है, समांतर क्रम मतलब ये समांतर पैरेलल, ठीक है, समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। आपको इस पे कोई डाउट नहीं है, डाउट हो तो नीचे कमेंट फटाफट कीजिए, मैं रिप्लाई सबका करूंगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। और आप लोग इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। देखिए एक ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होता है, द्रव की अवस्था में पाया जाता है। तो गाइज ये जो क्वेश्चन ये अमूमन ये बराबर पूछा जाता है, हर साल बोर्ड परीक्षा में लगभग ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन रहता है। तो इसका जो है हमारा आंसर क्या होगा, 10वीं कक्षा के बच्चे ध्यान देंगे, पारा होगा, जिसको हम लोग एच जी से डिनोट करते हैं, एच जी यानी कि पारा, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एल्काइन का जो है सामान्य सूत्र लिखना है। तो दोस्तों एल्काइन का जो सामान्य सूत्र क्या होता है, सी एन एच रहेगा ऊपर और 2 नीचे, H2N और -2। ये आपका रहेगा क्या, एल्किन का सामान्य सूत्र। -2 तो नहीं है, देखिए ये आपका कुछ इस तरह है, CnH2n और इस तरह ये लकीर इस तरह 2, ठीक है, इसके साथ बॉन्ड है, बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। ये कुछ रहता है, ये एल्काइन का सामान्य सूत्र है, तो इसे आप लोग को रट लेना है फिर से। अगला क्वेश्चन चले पढ़ते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना। दोस्तों मेंडल जो है एक आपको पता था कि साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने कौन पौधा को चुना था, तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए तो मटर के पौधों को चुना। दोस्तों मटर आप लोग खाए होंगे, सब्जी उब्जी ऐसे गोल गोल रहता है, ग्रीन ग्रीन कलर का, ठीक है, तो उसी सब्जी को जो है मेंडल ने अपना प्रयोग करने के लिए चुना था। तो गाइस उस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एक जैव निम्नीकरण पदार्थ का उदाहरण दें। दोस्तों यहाँ पर सिंपली हम लोग क्या करना है कि जैव निम्नीकरण उदाहरण देना है, ठीक है, कोई भी एक देना है, बट यहाँ पर जो है हमने उदाहरण कुछ ज़्यादा मात्रा में लिख दिया है, तो यहाँ पर आपको बस एक ही लिखना है। कागज लिख दोगे तो भी चलेगा, लेकिन मैंने क्या किया है, कागज को भी लिखा है, सूती कपड़ा को भी लिखा है, ऊनी वस्त्र को भी लिखा है, और एटसेट्रा। जो बच्चा सूती वस्त्र जिसको याद नहीं आएगा उसको लिखना है क्या, ऊनी वस्त्र। ऊनी वस्त्र मान लीजिए एग्जाम में भूल जाते हैं तो कागज लिख देना है, ठीक है। तो जैव निम्नीकरण में से ये 3 उदाहरण है, जिसमें से आपको किसी एक को लिख देना है एग्जाम में, है ना। अगला क्वेश्चन चलिए पढ़ते हैं। उत्पादक अपनी ऊर्जा के लिए किस पर निर्भर होते हैं। दोस्तों उत्पादक जो होते हैं वो अपनी ऊर्जा के लिए यानी कि एनर्जी के लिए किस पर डिपेंड करता है। तो गाइस इसका आंसर देखते हैं क्या है। उत्पादक अपनी ऊर्जा के लिए जल जल यानी कि वाटर, सूर्य का प्रकाश, ठीक है, सनसेट सनराइज जो भी है, सूर्य का प्रकाश, ठीक है, क्लोरोफिल, है ना, तथा कार्बन डाइऑक्साइड पर निर्भर करता है। तो ये जो है आपको नोट डाउन कर लेना है, तुरंत अभी नोट डाउन कीजिए। पहला क्या है आपका, जल वाटर, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कुछ 4 चीज़ें हैं जिसको आपको नोट डाउन करके रखना है, उत्पादक, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग जो सेक्शन ए वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। 7 क्वेश्चन का आंसर मैंने बता दिया, 7 नंबर आपका आ गया, समझिए, ठीक है। अब इस सब बातों को भूलना नहीं है, मैं फिर टेस्ट लूँगा एग्जाम के 1 हफ्ते पहले, ये बात आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं, ठीक है। किन्हीं 5 प्रश्न के उत्तर, दोस्तों सेक्शन बी जो उसमें से बोला गया है कि 5 प्रश्नों के उत्तर देना है, बट हम लोग क्या करेंगे 7 के सातों बना देंगे भैया। देखो, एक एम्पियर एम्पियर की परिभाषा लिखिए। दोस्तों एक एम्पियर का जो है परिभाषा सिंपल लिखना है भैया। तो क्या होगा एम्पियर का परिभाषा, देखते हैं। किसी चालक में एकांक समय में 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होता है जो 1 एम्पियर कहा जाता है। किसी चालक में, ठीक है, कोई चालक में जो है एकांक समय मतलब किसी एक निश्चित समय में 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होता है। 1 कूलम्ब चार्ज जब जाता है, गमन करता है, तो उसे हम लोग 1 एम्पियर कहते हैं। मान लीजिए कोई चालक है, ठीक है, यहाँ पर एक एकांक समय में यानी कि एक ही समय में, ठीक है, आपका 1 कूलम्ब चार्ज पास हो रहा है, 1 कूलम्ब। तो यहाँ पर जो है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, 1 एम्पियर सिंपली, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रा भी क्वेश्चन में पूछा गया नहीं। चलो देखते हैं। किसी परिपथ में धारा की गणना करें। यदि 500 कूलम्ब आवेश 10 मिनट में इससे होकर गुजरता है। तो चलो इसका जो है हम लोग विद्युत धारा का जो ऐसा यूनिट पहले हम लोग लिख दिए एम्पियर होता है। अब देखिए इस जो न्यूमेरिकल यहाँ पर दिया हुआ है, ये न्यूमेरिकल इसको हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, सिंपली पढ़ते हैं। यदि 500 कूलम्ब आवेश 10 मिनट में इससे होकर गुजरता है तो क्या करना है, धारा का गणना करना है। तो कहते आपको पता हो कि आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी होता है, ठीक है। क्यू बाई टी होता है, ये आपको अच्छी तरीके से पता है। क्यू मतलब क्या, चार्ज है, चार्ज को हम लोग किससे नोट करते हैं, क्यू से। अब क्यू मतलब आवेश, आवेश का ही मतलब चार्ज होता है गाइस, ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। टी टी को हम लोग किससे नोट करते हैं, समय को हम लोग किससे नोट करते हैं, टी से, ठीक है। तो क्यू बाई टी हो जाएगा। अब आवेश 1 कूलम्ब, ठीक है। अब देखिए समय जो है वो 1 सेकंड है ना, 1 कूलम्ब आपका चार्ज है और 1 सेकंड जो है आपका ये। तो इसमें हम लोग सिंपली इसका जो है हम लोग क्या किए हैं, ऐसा यूनिट जो है उसको हम लोग यहाँ पर निकाल के बताएं कि कैसे करके आप इसका ऐसा यूनिट हम निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका 1 एम्पियर का डेफिनेशन। अब देखिए यहाँ पर जो बात आता है कि आपका जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, 500 कूलम्ब जो चार्ज है और 10 मिनट जो है टाइम है। 500 कूलम्ब चार्ज है, तो गिवन क्या क्या है सबसे पहले, गिवन तो चार्ज जो है वो 500 कूलम्ब और टाइम 10 मिनट। तो 10 मिनट को हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए गाइस 60 सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपली इंटू करेंगे ना। 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है, 60 से गुना कर दिए हम 10 को, तो 600 सेकंड होगा। अब देखिए अब सिंपली क्या करना है, आई का जो वैल्यू है, आई बराबर चार्ज होता है, देखिए यहाँ पर चार्ज, तो आई इक्वल टू क्यू बाई टी। अब क्यू की जगह में 500 पुट करेंगे और टी की जगह में 600 पुट करेंगे। तो 500 बाई 600 बराबर 5 बाई 6, 2 को 0 काटेगा तो क्या होगा, 5 बाई 6 इक्वल टू 0.83 एम्पियर। तो इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए एकदम इजी मेथड से मैं बता रहा हूँ, जितना हमसे हो रहा है मैं उतना ईजी कर रहा हूँ गाइस, है ना। टेंशन की कोई बात नहीं है। शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, सबको बता दीजिए भाई कि मुझे समझ में आ गया, तुम भी समझो, है ना। चलो आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। स्पष्ट करना है गाइस, ठीक है। किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन होता है। अब इसको स्पष्ट करना है, इसे आप लोग व्याख्या करके लिखना है सिंपली। तो चलिए इसे हम लोग व्याख्या करके लिखते हैं। किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने से चालक का प्रतिरोध जो है वो घटता है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक है। जो चालक का जो प्रतिरोध है दोस्तों वो बढ़ता है कब, अनुप्रस्थ काट का जब क्षेत्रफल घटाते हैं तो जब चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, और अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल उसको बढ़ाते हैं तो चालक का प्रतिरोध वो घटता है। इसे आपको सिंपली लिख देना है, ठीक है। देख लीजिए
नोट डाउन कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि किसी चालक का प्रतिरोध किन कारणों को पर निर्भर करता है, ये आपको बताना है इसमें आंसर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये कुछ 3 कारण है, 3 कारण पर निर्भर करता है। चालक की लंबाई, जो आपका लंबाई कितना लेंथ है भाई चालक का मोटाई कितना, गाइस ये मोटा है, ये कितना मोटा है, ठीक है, ये कितना मोटा है उसको देखना है। और चालक का पदार्थ की प्रकृति, उसका प्रकृति क्या है, ठीक है। सिंपली इन 3 कारणों पर निर्भर करता है। पहला क्या, लंबाई, दूसरा मोटाई, ठीक है, डिस्टेंस जितना मोटा है, और चालक का पदार्थ का प्रकृति, इसका जो प्रकृति क्या है, इसका आकृति, ठीक है, आपको सिंपली बता देना है। आगे चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। विद्युत रोस्टरों तथा विद्युत स्तरियों की तापन अवश्य शुद्ध धातु के ना बनाकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं? विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत स्तरियों, ठीक है। अब इसको जो है तापन अवश्य शुद्ध धातु के नहीं बनता है, क्यों नहीं बनता है, चलो पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि मिश्र धातु की प्रतिरोधकता का उसके अवयवी धातुओं से अधिक होती है। प्रतिरोधकता जो है वो अधिक होती है किससे, मिश्र धातु की अपेक्षा, ठीक है। जब इन मिश्र धातु से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब करंट पास करता है, तो यह गर्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा दोस्तों गर्म हो जाता है, ठीक है, आपको पता है। अतः विद्युत तापन युक्तियाँ जैसे ब्रेड, टोस्टर तथा विद्युत इस्त्री के चालक शुद्ध धातु के स्थान पर मिश्र धातु के बनाए जाते हैं। इसीलिए जो है उसका शुद्ध धातु के नहीं बना करके मिश्र धातु के बनाए जाते हैं। तो ये कहते हैं, आपको नोट डाउन कर लेना है। अगला क्वेश्चन चलिए पढ़ते हैं। 3 पर्यावरण हितैषी अभ्यास को लिखना है सिंपली। तो इसका चलिए आंसर लिखते हैं। प्लास्टिक के थैले के स्थान पर कपड़े के थैले का इस्तेमाल करना, ठीक है, जो पर्यावरण को नष्ट करता है गाइस। प्लास्टिक के थैले के स्थान पर कपड़े के थैले का इस्तेमाल करना। गाड़ी की अपेक्षा साइकिल का प्रयोग ज़्यादा करना, मतलब देखिए जो जो आपका पर्यावरण को नष्ट नहीं, जो आपका पर्यावरण को संरक्षित करता है। सॉरी, यहाँ पर मेरा थोड़ा भूल हुई है, यहाँ आपका हितैषी है, दैट मीन्स कि आपका जो है पर्यावरण को जो संरक्षित करता है, पर्यावरण को जो सुरक्षित प्रदान करता है। तो यहाँ जो है प्लास्टिक के थैले के स्थान पर कपड़े के थैले का इस्तेमाल करना, ये हो जाएगा पहला कारण। दूसरा, गाड़ी की अपेक्षा साइकिल का प्रयोग ज़्यादा करना, इससे क्या होगा कि गाड़ी अगर चलाएंगे तो धुआं ज़्यादा निकलता है, साइकिल में बिल्कुल भी धुआं नहीं निकलेगा, तो पर्यावरण जो है शुद्ध रहेगा। तो ये सेकंड कारण होगा। थर्ड कारण, हर जगह कूड़ा कचरा जमा नहीं करना। तो ये कुछ 3 कारण हैं जिससे पर्यावरण जो है सुरक्षित रहता है, शुद्ध रहता है। आगे चलिए पढ़ते हैं। समजात अंग से आप क्या समझते हैं दोस्तों? समजात अंग जो है वो होता क्या है, सिंपली उसको चलिए गणना करते हैं। वैसे अंग जो उत्पत्ति तथा संरचना में समान होते हैं, उत्पत्ति यानी कि किसी का उत्पत्ति होता है ना, विकास जिस तरह से बोल सकते हैं, या संरचना यानी कि बनावट। तो जो विकास और जो बनावट वो दोनों समान रहता है, तथा कार्य में भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन जो है आपका उसका कार्य में जो है वो भिन्न भिन्न होता है ना, समझ में आ रहा है। मान लीजिए कोई 2 बंदा है, 2 बंदा एक साथ एक ही दिन में आया है दुनिया में, ठीक है, एक ही दिन में दुनिया में आया, लेकिन और उसका दोनों का साइज भी जो है सेम है, दोनों लगभग एक जैसा दिखता भी है। ये भी गोरा है गाइस, ये भी गोरा है, ये भी स्मार्ट है पूरा, ये भी स्मार्ट है, लेकिन दोनों का जो है ये बहुत अच्छा बच्चा है और ये बहुत गंदा बच्चा है। तो ये बात आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समजात अंग, ठीक है। अब उदाहरण देना है, उदाहरण कि पक्षी के पंख तथा घोड़े के अग्रपाद, ठीक है, ये होगा पहला। मनुष्य की बाजू तथा गाय का अग्रपाद, ये जो है 2 इसका एग्जाम्पल्स है। तो ये आपको उदाहरण आपको ये देना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है, पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है? तो उससे हमें बता रहे हैं, अपमार्जक जैव निम्नीकरण पदार्थों को अपघटित कर मिट्टी में मिला देता है तथा पर्यावरण को शुद्ध बनाता है, ठीक है। पारितंत्र में अपमार्जक हो, दैट मीन्स दोस्तों जी कि अब जो आपका खान पान का होता है, खाने के बाद जो भी रहता है आपका अमाउंट, ठीक है, उसको आप लोग क्या करेंगे कि अगर कोई गड्ढा खोद के उसमें डाल दीजिएगा, कोई गड्ढा मान लीजिए आप होल किए, ठीक है, जमीन में, और वहाँ पर डाल दीजिएगा, तो क्या होगा, इससे जो है पर्यावरण शुद्ध रहेगा। और अगर उसी कचरा को हम लोग बाहर में कहीं भी फेंक देते हैं, तो क्या होगा कि उसमें आएगा बहुत ज़्यादा, आपका जो पर्यावरण है वो क्षति पहुँचेगी। तो सिंपली वो एक पहला है ना, जैव निम्नीकरण। यह पारितंत्र में अपमार्जक की भूमिका है। ये अपमार्जक का मतलब दैट मीन्स कि यही होगा। अब समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। कार्बन यौगिक की वह श्रेणी जिसे सभी सदस्यों में एक ही प्रकार्यात्मक समूह रहता है और जिसके किसी भी 2 क्रमागत सदस्यों के आणविक सूत्रों के बीच सदा -CH2 का अंतर रहता है, उसी समजातीय श्रेणी कहते हैं। दोस्तों -CH2 मतलब देखिए बॉन्ड CH2 का जो है अंतर रहता है। अब देखिए यहाँ पर CH3, इसका एग्जांपल देखिए, CH3OH हो जाएगा, C2H5OH, जिसमें देखिए CH2 रहता है हमेशा, CH2 हमेशा रहेगा। अब इसकी जगह में C2H4 भी रह सकता है, C3H6 भी रह सकता है, समझ में आ रहा है कि नहीं, C4H6 भी रह सकता है। तो इसमें देखिए CH सब में है, CH2 सब में है कॉमन, समझ में आ रहा है कि नहीं। सिंपली उसी बात को यहाँ पर लिखना है, समजातीय श्रेणी उसी को बोलते हैं। अब सेक्शन सी भैया,
है ना। सेक्शन सी की गणना करते हैं, इसमें कुल मे बी 3 या फिर 4 क्वेश्चन है, तो उसको चलिए देखते हैं कितना क्वेश्चन है भैया। श्रेणी क्रम, ये सब क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का है, 5 मार्क्स इच क्वेश्चन, ठीक है। 3 प्रश्न का उत्तर देना है, 5 प्रश्न होंगे शायद, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 के पाँचों मैंने बना दिया है शायद। चलिए, श्रेणीकरण संयोजक की परिभाषित करें। एक विद्युत परिपथ में 3 प्रतिरोधक जिनके प्रतिरोध जो है क्रमशः R1, R2 तथा R3 है, ठीक है। 3 प्रतिरोध जो है वो R1 है, R2 है और R3 है। प्रतिरोध का मतलब इंग्लिश समझते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस जो बच्चा क्लास 12th में होंगे वो लोग को पता होगा बढ़िया तरीके से, ठीक है। LCR सर्किट रहता है गाइस, LCR, उसमें से R जो है वो रेजिस्टेंस रहता है, प्रतिरोध रहता है। C जो है वो आपका एल जो है दोस्तों वो इंडक्टेंस रहता है और सी जो है वो कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटर। अब चलिए इसको पढ़ते हैं। कुछ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। विद्युत परिपथ का तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त करें। कैलकुलेट करना है सिंपली। तो श्रेणी क्रम संयोजन सबसे पहले होता क्या है इसको समझते हैं। यदि प्रतिरोधकों को इस प्रकार संयोजित करें कि प्रथम प्रतिरोध के अंतिम सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोधक के अंतिम सिरे को तीसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे से जुड़ा हो, तो इस प्रकार का प्राप्त संयोजन को हम लोग श्रेणीक्रम संयोजित कहते हैं। जिसके मान लीजिए एक यहाँ पर रेजिस्टेंस है, इसको भी जोड़ा गया फिर से, इसका ए से, ये ए है, ये बी है, और ये सेकंड का जो यहाँ पर ए है तो इसको जुड़ गया यहाँ पर, और यहाँ पर फिर एक रेजिस्टेंस है, फिर आता है यहाँ पर फिर एक को जोड़ा जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग श्रेणीक्रम संयोजन। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, ये एग्जाम्पल है साफ तौर पर, ठीक है। इसको हम लोग कैसे करके हम लोग हल करते हैं, R=R1 + R2 + R3। अब देखिए, अब क्या करना है, सिंपली जो अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन का सेकंड में क्या बोलना है कि मान लीजिए 3 को जोड़ा गया तो इसको कैसे कर कैलकुलेट करेंगे। यहाँ देखिए सिंपली हम लोग सबसे पहले इसका जो है हम लोग डायग्राम बनाएंगे, ताकि ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का, तो गाइस शिक्षक को जो है थोड़ा आकर्षित करने के लिए हम लोग डायग्राम जरूर बनाते हैं हर क्वेश्चन में। अब देखिए कैसे करके इसको सोल्यूट करेंगे। माना कि 3 जो प्रतिरोधक जिसका प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 और R3 है, ठीक है, जो एक V विभवांतर के बैटरी से जुड़ा हुआ है, V विभवांतर के बैटरी से जो जुड़ा गया है। माना परिपथ का कुल प्रतिरोधक RS है, टोटल प्रतिरोध, ठीक है। माना इस परिपथ से होकर I विद्युत धारा प्रवाहित होती है। मान लीजिए कि I करंट जाता है गाइस, I करंट इधर से गमन करती है, देखिए करंट का डायरेक्शन ऐसा है, इधर जाएगा, ठीक है। माना R1, R2 तथा R3 प्रतिरोधकों के सिरे का विभवांतर क्रमशः V1, V2 और V3 है, ठीक है। अब देखिए, तो कुल जो विभवांतर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सबको ऐड कर देंगे सिंपली, तो V = V1 + V2 + V3। अब नीचे देखिए, तो ओम का दोस्तों आप लोग नियम पढ़े होंगे कि V बराबर क्या होता है, IR, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग चूंकि यहाँ पर हम लोग टोटल को किससे नोट किया, और V बराबर यहाँ पर हम लिख सकते हैं RSI। RS मतलब टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है, टोटल आपका प्रतिरोधक जिसको बोलते हैं RS। तो हम लोग R की जगह में सिंपली RSI लिखेंगे। अब देखिए V1 जब निकालेंगे तो क्या होगा, R1I, V2 R2I, V3 R3I, ठीक है, यहाँ समझ में आ गया। अब देखिए समीकरण 1 से, समीकरण जो 1 है, तो यहाँ देखिए समीकरण 1 क्या था, V1, V2 और V3 ना, हाँ इसको जोड़ा गया है। तो समीकरण 1 से क्या करेंगे, सिंपली जो आपका B = V1 + V2 + V3 है, तो यहाँ पर B की जगह में सबसे पहले RSI लिखेंगे। B का वैल्यू क्या था, B = RSI लिख देंगे। अब V1 का वैल्यू क्या था, देखिए R1I लिख देंगे। V2 का वैल्यू क्या था, V2 का वैल्यू R2I, और V3 का वैल्यू R3I, तो इसको सिंपली लिख दिए। अब क्या करना है, यहाँ पर I देखिए मैंने कॉमन लिखा हूँ, और R1, R2 और R3 को ब्रैकेट के अंदर, और इधर से जो है I और I कट जाएगा, तो R = R1 + R2 + R3। तो ये जो है हमारा प्रूफ हो गया, ये जो है यहाँ पर प्रूफ हो गया कैसे करके R का वैल्यू जो है R1 + R2 + R3 होता है। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। देखिए मैं पूरा दिखा देता हूँ आपको, देखिए, ठीक है, ये पूरी तरह से यहाँ पर सॉल्यूशन है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। दिए गए परिपथ का आरेख में, जो आरेख आपका दिख रहा है ये, ठीक है, प्रतिरोधकों R1, R2 और R3 के मान क्रमशः 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम तथा इन्हें 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। परिपथ का कुल प्रतिरोध यानी कि टोटल जो रेजिस्टेंस आपको निकालना है, ठीक है। परिपथ में प्रवाहित कुल विभव धारा वो भी आपको निकालना है। प्रत्येक प्रतिरोध की प्रवाहित विद्युत धारा परिकलित कीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गिवन सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल को बनाने से पहले क्या क्या चीज़ दिया हुआ है उसको लिखते हैं। तो R1 का वैल्यू कितना था, 5 ओम, R2 का 10 ओम और R3 का 30 ओम। अब देखिए इसके बीच के जो आपका वोल्ट था वो कितना वोल्ट, 12 वोल्ट, ठीक है, 12 वोल्ट से जोड़ा गया था, है ना। तो गाइस चलो अब देखते हैं नीचे। तो नीचे देखिए सबसे पहले हम लोग इसे जब पार्श्व क्रम में यानी कि आपका पैरेलल क्रम में, समांतर क्रम में जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, इसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, आपको पता होगा 10th के बच्चे।
रिवीजन जरूर करके आइएगा ना। 1/r इक्वल टू 1/5, R1 का वैल्यू कितना था 5 ओम, 5 ओम, R2 का वैल्यू 10 ओम, R3 का वैल्यू 30 ओम। तो लिख दिया मैंने सिंपली। अब जैसे फर्दर जब कैलकुलेट करेंगे गाइस, कैलकुलेट करके मैंने यहाँ पर सिंपली जो R का वैल्यू हो जाएगा 3 ओम। तो ये हमारा पहला का आंसर मिल गया। सेकंड का आंसर क्या बोलता है, सेकंड में दोस्तों आपको निकालना का है आई का वैल्यू, करंट परिपथ, ठीक है, टोटल प्रतिरोध जो है निकालना है आपका। तो आर जो है वो दिया हुआ है 3 ओम और वी दिया हुआ है 12 वोल्ट। तो ओम का जो नियम दोस्तों, आर का वैल्यू हम कहाँ से निकाले, ये देखिए आर का वैल्यू, ये इस आर को अब लिखना है, R1 नहीं, आर टोटल आर है कि नहीं। तो आर का वैल्यू कितना आया 3 ओम, तो इससे कनेक्टेड है, तो आर जो है यहाँ पर गिवन हम लोग का 3 ओम हो जाएगा। और वी का वैल्यू कितना दिया था 12 वोल्ट। अब ओम का नियम क्या होता है, वी बराबर आर आई, आई आर होता है। तो आई का हम लोग क्या दोस्तों, हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, आई का इक्वल टू हो जाएगा वी बाई आर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, बी के आई इक्वल टू वी बाई आर, आर इधर जाएगा ना, ठीक है, इतना समझिए कम से कम। तो वी बाई आर हो जाएगा। तो वी का जो वैल्यू कितना दिया हुआ था 12 वोल्ट और आर का वैल्यू 3 ओम, तो लिख दिया सिंपली, तो क्या हो जाएगा 4 एम्पियर। तो ये जो हमारा आंसर हो गया। अब देखिए सी में क्या था, सिंपली उसमें हम लोग फाइंड आउट क्या करना था, आई टू निकालना है, ठीक है। तो R1 जो है, R1 से प्रवाहित विद्युत धारा कितना था, I1 इक्वल टू बी R1, ठीक है, उसमें हम लोग निकालेंगे इस तरह से। अब बी का वैल्यू कितना दिया था 12 वोल्ट और R1 का वैल्यू, R1 देखिए, अब R1 आर नहीं, अब R1 तो 5, तो 12/5 इक्वल टू 2.4 एम्पियर, ये हो जाएगा I1 का वैल्यू। अब I2 का वैल्यू सिंपली निकालेंगे कैसे, तो हो जाएगा यहाँ पर I2 इक्वल टू वी बाई R2। अब वी का वैल्यू कितना 12 वोल्ट और R2 का वैल्यू 10, ठीक है। तो यहाँ पर 12/10 करेंगे तो 1/2 एम्पियर। तो सिंपली जो है हम लोग इसका भी आंसर निकाल लिए, यहाँ पर फाइंड आउट कर लिए, देख सकते हो आप लोग इसका आंसर, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर धातु और अधातु में जो है वो कुछ अंतर स्पष्ट करना है, ये आपको अच्छी तरह से ज्ञात होगा। देखिए ये क्वेश्चन में कितना है गाइस, 17 है, नहीं हाँ 17 है, ठीक है। क्वेश्चन में 17 देखिए दोस्तों क्या है कि धातु और अधातु के बीच में अंतर स्पष्ट करना है रासायनिक गुणों के आधार पर। धातु इलेक्ट्रॉनों की व्याग करके धन आयन बनाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों को व्याग करके मतलब इलेक्ट्रॉनों को दान करके किसी को दे देता है और जो है पॉजिटिव जो चार्ज वो बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पर सोडियम हो जाएगा, सोडियम प्लस, Mg2 प्लस प्लस, ठीक है। अब अधातु जो है वो इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करके ले करके नेगेटिव आयन बनाते हैं, मतलब ऋण आयन बनाते हैं। सेकंड देखिए, धात्विक ऑक्सीजन के साथ साथ अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड देता है, जिसकी प्रकृति क्षारकीय होती है, क्षारीय होती है, यानी कि क्षारकीय होती है। और इसका जो प्रकृति क्या है वो अम्लीय होती है। अधात्विक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अधात्विक ऑक्साइड बनाती है, ठीक है, जिसकी प्रकृति अम्लीय होती है। अब इसमें हम लोग सिंपली एक उदाहरण दे देंगे, Mg प्लस O2 इक्वल टू 2 MgO और यहाँ पर C प्लस O2 इक्वल टू CO2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है धातुएं अवकारक होती है और अधातुएं जो है ऑक्सीकारक होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, क्या है, कार्बन। भैया केमिस्ट्री में बहुत एक्सेप्शन रहता है, ठीक है। कार्बन यहाँ पर अपवाद में आता है, ठीक है। धातुएं सामान्यतः हाइड्रोजन के साथ साथ अभिक्रिया नहीं करती है, हाइड्रोजन के साथ जो है वो अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन धातु जो है हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर संयोजन हाइड्रोक्साइड बनाती है। देखिए यहाँ पर कैसे बनाता है, NH3, PH3, H2O एक्सेट्रा। और यहाँ देखिए नहीं करती है तो लिथियम होगा, सोडियम होगा, कैल्शियम होगा, ठीक है। यहाँ पर जो बी है समथिंग है ना, ये कुछ हमारा हमने जो है यहाँ पर रासायनिक गुणों के आधार पर यहाँ पर अंतर स्पष्ट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं गाइस। तो 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ये जो आखिरी क्वेश्चन है। देखिए पोषी स्तर क्या है, एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए तथा इसमें विभिन्न पोषी स्तर बनाइए। किसी आहार श्रृंखला में विभिन्न चरण होते हैं, इसके प्रत्येक चरण को पोषी स्तर कहते हैं, ठीक है। अनेक जो है आपका चरण रहता है, अब इसको क्या बोलते हैं, पोषी स्तर कहते हैं। जैसे घास, घास कौन खाता है, बकरी। अब बकरी कौन खाता है गाइस, बाघ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है वो घास एग्जाम्पल हो गया, यहाँ पर घास क्या है, पोषी स्तर है, बकरी क्या है, पोषी स्तर, सेकंड पोषी स्तर, और बाघ जो है वो तीसरा पोषी स्तर, ठीक है। ये समझ में आया। अब देखिए घास जो है वो हम लोग फिर से हम लोग लिख सकते हैं, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे घास जो है वो घास ओहब, फिर इसको कौन खाता है, मेढक खाता है, मेढक कौन खाता है, सांप खाता है, सांप कौन खाता है, गिद्ध खाता है। सेवाल, सेवाल को छोटे जंतु खाते हैं, छोटे जंतु कौन खाता है, छोटे मछली खाते हैं, छोटे मछली कौन खाता है, बड़ी मछली खाती है गाइस, और बड़े मछली कौन खाते हैं, मांसाहारी पक्षी खाते हैं। पौधे को कौन खाता है, कृमि, कृमि यानी कीड़ा,
कीड़ा कौन खाता है? चिड़िया। चिड़िया कौन खाता है? बिल्ली। घास कौन खाता है? हिरन। हिरन कौन खाता है? बाघ। तो गाइस कुछ इस प्रकार से जो हमारे क्वेश्चन में जो 18 है उसको भी सॉल्व कर लिया। अब से एक मेन बात, इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन में जो 19 है उसमें एक डायग्राम बनाना है बायोलॉजिकल, ठीक है। तो उसको जो आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा इंटरनेट से सॉल्व करके आप लोग देख लीजिएगा। तो डायग्राम जो है यहाँ पर मैंने बनाया नहीं क्योंकि ये लाइनिंग पेज है और यहाँ पर आपका अच्छा दिखेगा नहीं, ठीक है। इसलिए जो है मैंने डायग्राम नहीं बनाया हूँ। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 19 जो है उसे बढ़िया से इंटरनेट से देख लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। अब अगला सेट का सोल्यूशन बहुत जल्द आने वाला है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाइए। रिजल्ट जब भी आएगा मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। आपका जब भी रूटीन आएगा, कुछ भी आएगा दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले जरूर बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो से, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।